गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसकी कुछ फीचर्स स्टूडेंट हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो फॉर्म है बिजनेस की, इसीलिए इसकी कुछ फीचर्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी और कुछ फीचर्स मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर हमें एक बार जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेस पता चल गया, जो बेसिक्स हैं वो हमें पता चल गए, उसकी फीचर्स हमें समझ आ गई, तो आगे वाला चैप्टर जो है वो आप बहुत ईजिली खुद पढ़ के भी कर सकते हो। मैं करवाऊंगी वो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी, बट वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और आज मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी इसकी रिवीजन करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ आप देखें स्टूडेंट, जो कुछ फीचर्स हमारे रह गए थे। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कंपनी है इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कितने? दे हैव परचेज, मतलब मेंबर्स ने जितने परचेज किए हैं उतने अमाउंट तक ही इनकी लाइबिलिटी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन देना चाहती हूँ बाकी चैप्टर्स के साथ कंपेयर करके, कि आपको याद है सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या रहती थी? अनलिमिटेड। उसको अकेले को सारे का सारा लॉस बियर करना पड़ता था। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती थी? लिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो मेन पर्सन होता था वो कौन होता था? कर्ता, और कर्ता की लाइबिलिटी भी क्या होती थी? अनलिमिटेड। बट ये जो एक एडवांटेज है कंपनी में, वो क्या एडवांटेज है आपके पास कि यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर मैं कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रही हूँ और आगे जाके कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, कंपनी डूब गई, तो कंपनी के साथ ही मेरा पैसा भी डूब गया, लेकिन कितना? 1 लाख रुपए। अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, जितना पैसा मैंने लगाया है उतना मैक्सिमम नुकसान मुझे बियर करना पड़ेगा, उतना ही मेरा लॉस होगा। उससे ज़्यादा ना तो कोई मुझसे मांगने आएगा और ना ही मैं दूंगी। ओके, अब बात करते हैं कॉमन सील की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉमन सील होती है दैट वर्क्स लाइक सिग्नेचर ऑफ कंपनी, दैट वर्क्स लाइक सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जो कॉमन सील है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करेगी, ठीक है। जो नेम ऑफ कंपनी होगा, जो नेम ऑफ कंपनी होगा इंस्क्राइब किया होगा सील के ऊपर, इंस्क्राइब्ड ऑन द सील, ठीक है। और ये जो है किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रहेगी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है ना, उसके पास जो है ये सील रहती है। और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, उसके ऊपर ये सील जो है वो लगाई जाएगी, ये स्टैंप लगाई जाएगी। और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के साइन चाहिए होंगे। कितने? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, जिनके पास अथॉरिटी हो सिग्नेचर करने की, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि जो कॉमन सील है उसके ऊपर कंपनी का नेम इंस्क्राइब होगा, ठीक है। जैसे अब हमारा कृष्णा इंस्टीट्यूट है तो उसकी अलग से सील होगी और वो जो नेम है उस पर इंस्क्राइब होगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ से करेंगे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो हम वो सील उस पर, जो स्टैम्प है वो हम उस पर लगा देंगे, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं XYZ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है, उनके पास अपनी खुद की कॉमन सील भी होती है। और वो जो स्टैंप है वो इंस्क्राइब की जाती है हर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिर्फ सील नहीं चलती स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 2 जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स होंगे जिनके पास सिग्नेचर करने की अथॉरिटी होगी, वो उसके ऊपर जो है अपने साइन भी करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो कंपनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, ठीक है,
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है और जो है क्या करना है, कुछ भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के डॉक्यूमेंट हैं, कुछ भी एसेट्स परचेज करनी है, कुछ भी करना है इम्पोर्टेंट, जहाँ पर पर्सन अपना साइन करता है वहाँ पे कंपनी की हम स्टैंप लगा देंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब अगर मुझे या एक्स को अपने शेयर वाई को ट्रांसफ़र करने हैं तो और किसी मेंबर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शेयर्स आपके हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप अपने किसी नेबर को देना चाहते हो, किसी रिलेटिव को देना चाहते हो, दो, हमें बाकी मेंबर्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, क्या आपको पार्टनरशिप याद है? पार्टनरशिप में क्या होता था, लाइक एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और एक्स वहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो भी उसका शेयर है वो ए को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वहाँ उसे वाई और जेड की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। विदाउट देयर कंसेंट एक्स कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट टू ए, ऐसा ही होता था ना। वाई और जेड से पूछे बिना, उनकी कंसेंट लिए बिना एक्स अपना जो शेयर है, एक्स अपना जो इंटरेस्ट है वो ए को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, ऐसा ही होता था ना। बट यहाँ पर जो शेयर्स हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एक्स को अपना इंटरेस्ट वाई को देना है, कंपनी में उसे किसी और मेंबर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कंपनीज ना 2 तरह की होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। ये हम डिटेल में अपनी आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स की कुछ लिमिट हो जाती है। ठीक है, वो अपने शेयर्स जो है पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफ़र कर सकती है। जो पब्लिक कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो अपने शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इतना ही आपको अभी याद रखना है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज ओनर्स। अब जो ओनर हैं, क्या वो रूटीन एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं? क्या वो डेली आके देख सकते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सिटी के होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के होंगे या एक स्टेट के होंगे। कंपनी अपने शेयर्स किसी को भी अलॉट कर सकती है, वो बंदा देश के किसी भी कोने में हो सकता है। अब जो पर्सन देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो ओनर्स देश के कोने कोने में बैठे हैं, इज़ इट पॉसिबल फॉर देम टू कम डेली एंड चेक द रूटीन एक्टिविटीज़? एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखना, अकाउंट्स को चेक करना, वर्कर से काम करवाना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, इज़ इट पॉसिबल फॉर देम कि वो डेली आएँ और काम करें? नो। तो यहाँ पे ओनर्स क्या करते हैं, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। किस काम को करने के लिए? मैनेजमेंट को करने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेजमेंट करेंगे। तो ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल ट्रेड में वो ओनर भी होता था, वो मैनेज भी करता था। पर यहाँ पे ओनर अलग होंगे, मैनेजमेंट अलग होगी। ओनर्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ओनर्स कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, वो उनमें से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग हैं। पैसा कोई और लगा रहा है, काम कोई और कर रहा है। बट सोल ट्रेड में आपको याद है, वही पैसा लगाता था, वही काम करता था। अभी रिस्क बियरिंग, रिस्क यहाँ पे कौन बांटता है? ऑल मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर्स हैं, सभी मिलके रिस्क को बांटेंगे। सोल ट्रेडर में रिस्क किसका होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा रिस्क एक बंदे का होता था।
पार्टनरशिप में रिस्क किसका होता था? 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं या 5 पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स में रहता था रिस्क आपस में। पर यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो सारे मिल के रिस्क को बांटेंगे, तो जो रिस्क का बर्डन है दैट विल नॉट लाई ऑन अ सिंगल पर्सन, वो एक पर्सन पे नहीं होगा। इसीलिए आज के टाइम में हर कोई कंपनीज के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में हम मिल के पैसा लगाएंगे, अगर कोई लॉस हो जाता है तो मिल के बांटेंगे, रिस्क का बर्डन एक बंदे पे नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वहाँ रिस्क होगा तो कल को प्रॉफिट भी होगा, वो भी हमें मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने सीखा कंपनी के बारे में, आपने कंपनी की कुछ मेन फीचर्स जो है वो सीखी इन वीडियोज़ में। क्या क्या सीखा आपने कि कंपनी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाई इज इट कॉल्ड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मिल के पैसा लगाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, ठीक है। इट विल गेट बर्थ बाय लॉ, इट विल कम्स टू एन एंड बाय लॉ, इसका जन्म भी लॉ के थ्रू होता है और अगर इसका एंड होगा वो भी लॉ के थ्रू होगा। इसकी एक कॉमन सील होती है जो सिग्नेचर का काम करती है। इफ कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट देन इट कैन डू इट बाय इट्स ओन नेम। अगर कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी लीगल एग्रीमेंट में एंटर करना चाहती है तो वो कर सकती है अपने खुद के नाम से। बस ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे कॉमन सील होनी चाहिए, वो स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए कंपनी की। इसके बाद वो एसेट्स को परचेज करना चाहे परचेज करे बाय इट्स ओन नेम, सेल करना चाहे सेल करे, किसी को स्यू करना है स्यू कर दो। अगर आपको लगता है कि कंपनी के अगेंस्ट किसी ने कुछ किया है और कंपनी उस पर स्यू करना चाहती है, कर दे, केस फाइल कर दे। बस उस केस के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन पे कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, ओके। शेयर्स आर कंप्लीटली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, एनी पर्सन कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन, ही डजंट नीड टू टेक परमिशन ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स। अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं आप करो, आपको औरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है, मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको ये चीज़ यहाँ याद करनी है कि कंपनीज 2 तरह की होती हैं, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना, दे कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर टू अदर्स। प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम टाइम के साथ पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, ओके। तो क्लियर है आपको? आप एक स्क्रीनशॉट इसका लें या आपको नोट करना है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें आप, जो आपको काम आएंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, जितना पैसा आपने लगाया उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है। कॉमन सील हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी हो गया, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड रिस्क बियरिंग हो गया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स आप इधर आ जाएं, यहाँ देखें आप, छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपके लिए एक रिवीजन लेके आई हूँ, जहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो हमें एक जो है जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत जल्दी वो हमें याद हो जाता है और फिर आगे तक याद ही रहता है, एकदम से माइंड में क्लिक होता है कि हाँ जी इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, हुज नेम इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन सील ऑफ कंपनी। कंपनी की कॉमन सील पे किसके नेम को इंस्क्राइब किया जाएगा? शेयर होल्डर का नेम इंस्क्राइब होगा? नो, दे आर सो मैनी इन नंबर, वो तो बहुत सारे हैं। क्या मैनेजमेंट के होंगे नाम इस पे? नहीं, ठीक है। हमें पता है कि कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस होता है वो शेयर होल्डर से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से सबसे अलग होता है ना। तो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस अलग है, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, तो इसका खुद का ही नाम कॉमन सील पे इंस्क्राइब किया जाएगा, द नेम ऑफ कंपनी, द नेम ऑफ कंपनी। आपको यहाँ पे लिखना है कि कंपनी के नेम को इंस्क्राइब किया जाता है ऑन द कॉमन सील ऑफ कंपनी। सिंपल स्टूडेंट। एक क्वेश्चन हो रहा है, नेम द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर फॉर रनिंग द कंपनी। यहाँ भी मैंने बताया था ना आपको कि शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, बट वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट का काम करने के लिए। तो यहाँ आपके माइंड में मे बी ये क्वेश्चन आया हो कि जो मैनेजमेंट करेंगे उनको क्या बोला जाता है। उसका आंसर मैं यहाँ लेके आई हूँ, उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। ओनर्स जिन लोगों को चूज करते हैं, इलेक्ट, मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट करते हैं,
मतलब एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है, वोटिंग होती है और वोटिंग के थ्रू इनको चुना जाता है। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर होंगे एक इलेक्शन प्रोसीजर होगा और उसके थ्रू वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे कि कौन जो है डेली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, यस और नो? जो एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो डिफरेंट होता है मेंबर से, यस। जब शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस, अपनी सेपरेट एंटिटी बियर करती है कंपनी, ठीक है। तो इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस इसके मेंबर से, इसके शेयर होल्डर से, इसकी मैनेजमेंट से, क्रेडिटर से, डीलर से सबसे अलग माना जाता है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, इन 2 वीडियोस में मैंने अभी तक आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स करवाए हैं एंड आई होप कि आपको ये समझ आए हैं। नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझसे पर्सनली पूछिए, पर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप रिवाइज करो इसे। थैंक यू सो मच।